हाय फ्रेंड्स, आई एम मुजम्मिल है स्टैंडर्ड 8 एंड कम बैक टू माय चैनल आइडिया। वेल, आज हमारा कोएजन सीरीज का लास्ट वीडियो है और आज की इस वीडियो का टॉपिक है ऑब्लिक कोएजन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग अच्छी तरीके से ऑब्लिक कोएजन के बारे में पढ़ लेंगे, इसके सारे कंसेप्ट को अच्छी तरीके से समझ लेंगे और साथ ही साथ इस पर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स भी अटेम्प्ट करेंगे और न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के जो मेथड्स है उसके कंसेप्ट को मैं अच्छी तरीके से आप लोगों को बताऊंगा। तो आज की इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा और आज की ये वाली जो वीडियो है वो हमें कोएजन सीरीज की आखिरी वीडियो है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस वाली वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑब्लिक कोएजन। तो ऑब्लिक कोएजन कुछ इस तरह का है कि मान लीजिए यहाँ पे हमें दो मासेस दिए हैं, दो मासेस दिए हुए, एक m1 मास है और एक m2 मास है ना। एक m1 मास है, m2 मास है। ये जो m1 मास है वो इनिशियली u1 वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा होता है और m2 मास ये भी इनिशियली u2 वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा होता है इस डायरेक्शन में, है ना। तो अब क्या होता है कि ये u1 के साथ मूव कर रहा होता है, ये u2 के साथ मूव कर रहा होता है। मान लेते हैं ये एंगल थीटा है एंड ये एंगल अल्फा है। ये है ना, हमारा मैंने एक ओवरव्यू दे दिया ऑब्लिक कोएजन का। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये वाई डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं और एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं, है ना। वाई डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं और एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं, है ना। ये किस में मूव कर रहे होते हैं? वाई डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं और एक्स डायरेक्शन में भी ये दोनों मूव कर रहे होते हैं। अब जाहिर सी बात है इन दोनों का कोलिजन हो जाता है। अब जब इन दोनों का कोलिजन हो जाता है तो इस तरह के कोलिजन को हम लोग ऑब्लिक कोलिजन कहते हैं। मैं ऑब्लिक कोलिजन को आप लोगों को कुछ और भी अच्छे तरीके से मतलब कि मैं ऑब्लिक कोलिजन को आप लोगों को कुछ और भी अच्छे तरीके से इस तरह से समझा सकता हूँ कि जिसका मतलब कि ऐसा कोलिजन जिसका लाइन ऑफ कोलिजन, ऐसा कोलिजन मतलब जिसका लाइन ऑफ कोलिजन या फिर आप लोग लाइन ऑफ इम्पैक्ट कह लीजिए, वो लाइन ऑफ मोशन के बराबर ना हो। तो मैंने कहा, ये तो मैंने आप लोगों को ऑब्लिक कोलिजन का एक है ना डायग्राम बना दिया। अब मैंने क्या कहा कि ऑब्लिक कोलिजन कौन सा कोलिजन होता है, जो कि मैंने आपको कोलिजन सीरीज के पहले वाली वीडियो में बताया था कि ऑब्लिक कोलिजन एक ऐसा कोलिजन होता है जिसका लाइन ऑफ कोलिजन कह लीजिए या फिर लाइन ऑफ इम्पैक्ट कह लीजिए, जिसका लाइन ऑफ इम्पैक्ट लाइन ऑफ मोशन के बराबर नहीं होता है। अब लाइन ऑफ इम्पैक्ट या लाइन ऑफ कोलिजन और लाइन ऑफ मोशन किसके मतलब लाइन ऑफ इम्पैक्ट या लाइन ऑफ मोशन होता क्या है, ये मैंने आप लोग को अच्छी तरीके से बता रखा है कि आखिर लाइन ऑफ मोशन और लाइन ऑफ कोलिजन क्या होता है। तो ये जो लाइन ऑफ कोलिजन कह लीजिए या फिर लाइन ऑफ इम्पैक्ट कह लीजिए, ये एक ऐसी लाइन होती है जो कि दोनों बॉडीज के कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। आप लोग ऐसे नहीं समझ में आया होगा तो मैं अब आप लोग को और भी अच्छे तरीके से समझा देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे एक मास है, ये दोनों मास है, दोनों का कोलिजन होगा। अब दोनों का जो कॉन्टेक्ट सरफेस होगा वो कुछ इस तरह का होगा, है ना। तो लाइन ऑफ कोलिजन जो है, लाइन ऑफ कोलिजन, है ना, वो इन दोनों बॉडीज के कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। तो लाइन ऑफ कोलिजन कुछ इस तरह की होगी, कुछ इस तरह की लाइन ऑफ कोलिजन होगी जो कि दोनों बॉडीज के जो कि दोनों बॉडीज के कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर होगी, है ना, दोनों बॉडीज के, है ना। ये जो कॉन्टेक्ट सरफेस है इन दोनों बॉडीज के परपेंडिकुलर होगी। द लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द कॉन्टेक्ट सरफेसेस ऑफ द बोथ द बॉडीज, है ना। तो इसी को हम लोग कहते हैं लाइन ऑफ कोलिजन। तो इस केस में इनका लाइन ऑफ कोलिजन कौन सा होगा, है ना। इस केस में ऑब्लिक कोलिजन में इन दोनों का लाइन ऑफ कोलिजन कौन सा होगा, कुछ इस तरह का इनका लाइन ऑफ कोलिजन होगा। तो मैंने क्या कहा था कि यही लाइन ऑफ कोलिजन कह लीजिए या फिर लाइन ऑफ इम्पैक्ट कह लीजिए, यही लाइन ऑफ कोलिजन या लाइन ऑफ इम्पैक्ट लाइन ऑफ मोशन के बराबर नहीं होगा। तो उससे हम लोग क्या कहेंगे, ऑब्लिक कोलिजन कहेंगे। अब आप लोग के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर लाइन ऑफ मोशन क्या होता है। लाइन ऑफ मोशन, है ना, द लाइन अलॉन्ग विच द पार्टिकल इज मूविंग। मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास एक मास है, यहाँ पे मेरे पास दो मास है ना। यहाँ पे मेरे पास एक मास है, यहाँ पे मेरे पास दो मासेस है ना। अब मान लीजिए दोनों मासेस किसी इनिशियल वेलोसिटी u1 और u2 के साथ मूव कर रहे हैं, तो यह इनका लाइन ऑफ क्या हो गया, मोशन हो गया। द लाइन अलॉन्ग विच द पार्टिकल इज मूविंग, जिस लाइन के अलॉन्ग पार्टिकल मूव कर रहा है ना। तो हेड ऑन हेड कोलिजन क्या होता था, हेड ऑन हेड कोलिजन क्या होता था, ये लाइन ऑफ मोशन और लाइन ऑफ कोलिजन दोनों बराबर होता था, तभी हम लोग उसे नाम दे देते थे हेड ऑन हेड कोलिजन, क्योंकि उसका लाइन ऑफ कोलिजन और लाइन ऑफ मोशन बराबर होता था। उसका लाइन ऑफ कोलिजन कौन होगा, जाहिर सी बात है ये वाला लाइन ऑफ कोलिजन होगा। और यही वाला लाइन ऑफ कोलिजन क्यों होगा, क्योंकि ये लाइन ऑफ कोलिजन इन दोनों बॉडीज के कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर है। किसी भी दो बॉडीज का अगर कॉन्टेक्ट सरफेस निकालना तो बहुत ही ज़्यादा ईजी है। मान लीजिए आपको एक बॉडी दिया हुआ है या आपको दूसरा बॉडी दिया हुआ है, दोनों कॉन्टेक्ट में है, तो इनका जो कॉन्टेक्ट सरफेस होगा वो कुछ इस तरह का होगा। यहाँ पे हम लोग कुछ इस तरह का ये वाला है ना टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, है ना। तो इन दोनों कॉन्टेक्ट सरफेस क्या हो जाएगा, इन दोनों बॉडीज का कॉन्टेक्ट सरफेस क्या हो जाएगा, यही तो हो जाएगा इन दोनों बॉडीज का कॉन्टेक्ट सरफेस। मैं अच्छे से लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। तो लाइन तो हमें क्या कहता है, लाइन ऑफ इम्पैक्ट
या फिर लाइन ऑफ इम्पैक्ट कीजिए, लाइन ऑफ कोलिजन कीजिए, दोनों बात बराबर है ना। तब हमें क्या कहता है कि ये जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट है वो इसी कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। अब परपेंडिकुलर कैसे होगा, कुछ इस तरह का होगा। अगर मैं कुछ इस तरह की लाइन ड्रॉ करूंगा तभी ये कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। मतलब ये कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा, है ना। तो लाइन ऑफ कोलिजन कुछ इसी तरह का ड्रॉ होगा तभी ना ये इसके परपेंडिकुलर होगा। तो मुझे क्या पता चलता है कि इन दोनों मासेस का लाइन ऑफ कोलिजन क्या है, यही वाला है। जिस तरह से मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है इसका लाइन ऑफ कोलिजन ये वाला है। लाइन ऑफ कोलिजन समझिए, लाइन ऑफ मोशन समझिए। द लाइन अलोंग विद द पार्टिकल इज मूविंग। तो इन दोनों मासेस का लाइन ऑफ मोशन क्या होगा, यही दोनों। आप लोग इस तरह से समझ सकते हैं कि इन दोनों मासेस की जो इनिशियल वेलोसिटी है, ये जिस इनिशियल वेलोसिटी के साथ, जिस डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी के साथ जा रहे हैं, वही इनका लाइन ऑफ क्या है, मतलब जिस वेलोसिटीज के साथ ये लोग जा रहे हैं वही इनका लाइन ऑफ मोशन है। तो ये तो u1 वेलोसिटी के साथ इस तरफ जा रहा है, ये भी u2 वेलोसिटी के साथ इस तरफ जा रहा है। तो लाइन ऑफ कोलिजन ये हुआ, इन दोनों की इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन अलग है। मतलब लाइन ऑफ कोलिजन और लाइन ऑफ मोशन दोनों ही अलग है। तो लाइन ऑफ कोलिजन है ना इज नॉट इक्वल्स टू लाइन ऑफ मोशन। अगर इन ये दोनों वेलोसिटीज लाइन ऑफ कोलिजन के बराबर होती, मतलब लाइन ऑफ कोलिजन के अलोंग मूव कर रही होती, तो हम लोग कह देते कि लाइन ऑफ मोशन बराबर है लाइन ऑफ कोलिजन के। अब क्योंकि लाइन ऑफ कोलिजन बराबर नहीं है लाइन ऑफ मोशन के, लाइन ऑफ कोलिजन बराबर नहीं है लाइन, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ लाइन ऑफ इम्पैक्ट बराबर नहीं है लाइन ऑफ मोशन के, तो ये एक ऑब्लिक कोलिजन है। हमने इतना समझ लिया ये कितना ऑब्लिक कोलिजन है ना। लाइन ऑफ मोशन किस तरह से समझ सकते हैं, इन दोनों की इनिशियल वेलोसिटी, मतलब जिस तरफ इन दोनों की इनिशियल वेलोसिटी जा रही है ना, जिस लाइन के अलोंग इन दोनों की इनिशियल वेलोसिटी जा रही है वो इनका लाइन ऑफ मोशन हो गया। अब इनका लाइन ऑफ मोशन किस तरफ जा रहा है, इस तरफ है इनका लाइन ऑफ मोशन, और लाइन ऑफ कोलिजन क्या है, इस तरफ है। तो क्या लाइन ऑफ मोशन लाइन ऑफ कोलिजन के बराबर है, नहीं। लाइन ऑफ मोशन इस तरफ है, लाइन ऑफ कोलिजन इस तरफ है, लाइन ऑफ मोशन लाइन ऑफ कोलिजन के बराबर नहीं है, तो ये एक ऑब्लिक कोलिजन हुआ, है ना। लाइन ऑफ मोशन को इस तरह समझिए कि जिस वेलोसिटीज के अलोंग पार्टिकल मूव कर रही है ना। लाइन ऑफ कोलिजन का मैं इस तरह से आपको डिफिनेशन बता देता हूँ, मैंने पहले ही बताया था, अभी बताया है ना। द लाइन अलोंग विच द पार्टिकल इज मूविंग, तो पार्टिकल इस लाइन के अलोंग मूव कर रही है। या फिर आप लोग इसको कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि जिस इनिशियल वेलोसिटीज के अलोंग पार्टिकल मूव कर रही हो, है ना। ये इन दोनों की इनिशियल वेलोसिटीज है, ये इस तरफ मूव कर रहे हैं, तो इनका लाइन ऑफ मोशन लाइन ऑफ कोलिजन के बराबर नहीं है। तो चलिए अब हम लोग इतना तो समझ गए कि एक ऑब्लिक कोलिजन है, ऑब्लिक कोलिजन का अच्छा खासा ओवरव्यू भी ले लिया। अब हम लोग कुछ पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं जो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है हमें सवालों को सॉल्व करने के बारे में, है ना। तो कुल मिला के ऐसे 4 कंसेप्ट्स हैं जो कि हमें न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए उन कंसेप्ट्स के बारे में हम लोग अच्छी तरीके से समझ लेते हैं, उनके बारे में हम लोग अच्छी तरीके से जान लेते हैं। तो जो हमारा सबसे पहला जो कंसेप्ट है वो कुछ इस तरह का है कि मोमेंटम इज कंजर्व्ड। मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, मोमेंटम इज कंजर्व्ड। मगर इधर ट्विस्ट क्या है, ट्विस्ट ये है कि मोमेंटम इज कंजर्व्ड अलोंग द लाइन ऑफ कोलिजन, अलोंग द लाइन ऑफ कोलिजन। मोमेंटम हम लोग कंजर्व करेंगे हमेशा अलोंग द लाइन ऑफ कोलिजन के, अलोंग द लाइन ऑफ कोलिजन या लाइन ऑफ इम्पैक्ट के। तो मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास क्या है, दो मासेस है, वही वाले दो मासेस, है ना, जो नेट वेलोसिटी से u1 से चल रहा था, और ये भी अपनी नेट वेलोसिटी u2 से चल रहा था, है ना। ये था हमारा लाइन ऑफ क्या, कोलिजन था। ये एंगल था थीटा, और ये एंगल था अल्फा। क्या था, अल्फा एंगल था, है ना। तो इसका मतलब कि मोमेंटम इज कंजर्व अलोंग द लाइन ऑफ कोलिजन, तो लाइन ऑफ कोलिजन यही है लाइन ऑफ कोलिजन। तो मोमेंटम इसी लाइन ऑफ कोलिजन के अलोंग कंजर्व रहेगा। तो मोमेंटम को जो कंजर्वेशन करेंगे वो इसी लाइन ऑफ कोलिजन के अलोंग करेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि पी बराबर पी एफ अलोंग द लाइन ऑफ कोलिजन, या फिर आप लिखेंगे लाइन ऑफ इम्पैक्ट, है ना। तो पी बराबर पी एफ। इनिशियल मोमेंटम कितना था, मास इंटू वेलोसिटी। मास कितना है, m1 है, इसका मास कितना है, m2 है। इसकी इनिशियल वेलोसिटीज कितनी है वो देख लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी हम लोग लाइन ऑफ कोलिजन के अलोंग लेंगे। अब क्यों लाइन ऑफ कोलिजन के अलोंग लेंगे, क्योंकि मोमेंटम हम लोग लाइन ऑफ कोलिजन के अलोंग कंजर्व कर रहे हैं। इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी लाइन ऑफ कोलिजन के अलोंग, हो जाएगा u1 साइन, मतलब u1 cos थीटा, और ये हो जाएगा u2 cos अल्फा। ये हो गई इन दोनों की इनिशियल वेलोसिटीज लाइन ऑफ कोलिजन के अलोंग। इधर हम लोग मतलब कि बिना हेसिटेशन के इधर हम लोग ले सकते हैं m1 u1 cos थीटा प्लस m2 u2 cos अल्फा बराबर हो जाएगा फाइनल मोमेंटम के। अब फाइनल मोमेंटम के लिए हमें मास चाहिए, मास है हमारा वो है m1 और m2, है ना। मगर उसके लिए हमें फाइनल वेलोसिटीज भी चाहिए। तो चलिए इन दोनों की फाइनल वेलोसिटीज देख लेते हैं। मतलब कोलिजन के बाद इन दोनों की वेलोसिटीज कुछ इस तरह की होंगी, है ना। ये हो गया हमारा लाइन ऑफ कोलिजन, है ना। इन दोनों की वेलोसिटीज कितनी हो जाती है, ये कुछ इस तरह का है। इन दोनों का ये नेट वेलोसिटी है v नेट है ना। ये भी कितना है, नेट वेलोसिटी है। मतलब इन दोनों की मैंने नेट वेलोसिटी कुछ इस तरह की ले ली, है ना।
ये दोनों की क्या नेट वेलोसिटी है। तो हमें तो लाइन ऑफ कोलिजन वाली वेलोसिटी चाहिए, तो फाइनली इन दोनों की लाइन ऑफ कोलिजन की वेलोसिटी कितनी होती है, मतलब फाइनल वेलोसिटी इन दोनों की लाइन ऑफ कोलिजन वाली वेलोसिटी को हम लोग ले लेते हैं v1 मान लेते हैं और v2 मान लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2 फाइनल मोमेंटम के लिए, है ना। तो फाइनल वेलोसिटी ली हमने किसके अलोंग, लाइन ऑफ कोलिजन के अलोंग, है ना, लाइन ऑफ कोलिजन के अलोंग ली, क्योंकि मोमेंटम लाइन ऑफ कोलिजन के अलोंग कंजर्व करें तो फाइनल वेलोसिटी हमने कितनी मान ली, लाइन ऑफ कोलिजन के अलोंग v1 मान ली और v2 मान ली। ये तो हो गया हमारा पहला कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट हो गया हमारा कि इन दोनों नेट वेलोसिटीज का, मतलब नेट वेलोसिटीज दोनों मासेस के नेट वेलोसिटीज का ऐसा कंपोनेंट, वेलोसिटी का ऐसा कंपोनेंट जो कि लाइन ऑफ कोलिजन के परपेंडिकुलर हो। आप लोग सिर्फ इस तरह से समझिए, वेलोसिटी का ऐसा कंपोनेंट जो कि लाइन ऑफ कोलिजन के परपेंडिकुलर हो वो हमेशा सेम रहेगा। इस वेलोसिटी का ऐसा कंपोनेंट जो कि लाइन ऑफ कोलिजन के परपेंडिकुलर हो, मतलब इन दोनों वेलोसिटीज का ऐसा कंपोनेंट जो कि लाइन ऑफ कोलिजन के परपेंडिकुलर हो, तो वो वाला वेलोसिटी कुछ इस तरह का होगा। इस वाले वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होगी, ये है u1, ये है थीटा, तो कितना आ जाएगा u1 sin थीटा, u1 sin थीटा, है ना। यहाँ पर भी इस वाले मास का भी क्या है, ये है u2, ये है अल्फा, तो ये वाली वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जो कि लाइन ऑफ कोलिजन के परपेंडिकुलर है। लाइन ऑफ कोलिजन के परपेंडिकुलर कौन है, ये वाली वेलोसिटी है, तो इस वाली वेलोसिटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी u2 sin अल्फा। हमसे यही कह रहा है कि ये दोनों वेलोसिटी जो कि लाइन ऑफ कोलिजन के परपेंडिकुलर है वो हमेशा सेम रहेगी। मतलब क्या है कि इन दोनों की जो इनिशियल वेलोसिटीज है, ये वाले कंपोनेंट की इनिशियल वेलोसिटी, वैसे इस वाले कंपोनेंट की बात कर रहा हूँ, इस वाले कंपोनेंट की नहीं, इस वाले कंपोनेंट जो कि 90 डिग्री है लाइन ऑफ कोलिजन के, तो ये वाला जो कंपोनेंट है वो हमेशा सेम रहेगा। मतलब क्या हुआ कि इन दोनों इस वाले कंपोनेंट की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो इन दोनों कंपोनेंट की फाइनल वेलोसिटी के बराबर होगी। मतलब इन दोनों कंपोनेंट का फाइनल वेलोसिटी कितना होगा, u1 cos थीटा, है ना, और ये कितना होगा u2 sin अल्फा। मतलब क्या हुआ कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी इन दोनों मासेस की इस वाले कंपोनेंट की फाइनल वेलोसिटी के बराबर है। इस वाले कंपोनेंट की इन दोनों मासेस का जो फाइनल वेलोसिटी इस वाले फाइनल वेलोसिटी के बराबर है, जो कि लाइन ऑफ कोलिजन के परपेंडिकुलर है। क्या है, परपेंडिकुलर है, क्या है, परपेंडिकुलर है। सिर्फ परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट परपेंडिकुलर है सिर्फ उसी का वेलोसिटी बराबर होगा, और किसी का वेलोसिटी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं इस वाले वेलोसिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ उस वाले वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ जो कि लाइन ऑफ कोलिजन के परपेंडिकुलर है। लाइन ऑफ कोलिजन के परपेंडिकुलर है ये दोनों वेलोसिटी, ये वाली वेलोसिटी और ये वाली वेलोसिटी, तो ये वाली वेलोसिटी और ये वाली वेलोसिटी सेम रहेंगी। जैसे ये वाली जो वैल्यू इस वाली वेलोसिटी की थी और इस वाली वेलोसिटी की थी, और वैल्यू क्या थी, u1 sin थीटा इस वाले मास का और u2 sin अल्फा इस वाले मास का, वो सेम रहेगा इन दोनों के फाइनल फाइनल वेलोसिटी के, मतलब फाइनल इन दोनों के ये वाले जो कंपोनेंट का जो फाइनल वेलोसिटी होगा ना उसके सेम रहेगा। इन वाले इस दोनों मासेस के फाइनल कंपोनेंट का वेलोसिटी कितना हो जाएगा, u2 sin अल्फा और u1 cos थीटा, इतना ही होगा। तो वेलोसिटी सेम हो जाएगी, मतलब इन दोनों मासेस के वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है जो कि लाइन ऑफ कोलिजन परपेंडिकुलर है, उनकी वैल्यूज कितनी रहेगी, उनकी वैल्यूज वही रहेगी जो इनकी वैल्यूज इनिशियली थी। इनिशियली इन दोनों की वैल्यूज कितनी थी, एक तो थी u1 sin थीटा, एक तो थी u2 sin अल्फा। तो अलग कंसेप्ट आप लोग अच्छी तरह समझ चुके होंगे। जाहिर सी बात है इन दोनों की वेलोसिटी हमेशा सेम रहेगी। क्यों सेम रहेगी, क्योंकि मोमेंटम जो चेंज हो रहा है वो इस तरफ हो रहा है ना, मतलब वो इस तरफ हो रहा है, मतलब इस वाले वेलोसिटी को चोट पहुंच रही है, ये u1 cos थीटा u2 cos अल्फा, मतलब मोमेंटम चेंज हो रहा है, मतलब इंटरनल फोर्स लगेंगे ना, क्योंकि ये दोनों कांटेक्ट में है, तो ये नॉर्मल रिएक्शन इस पे लगाएगा, वो नॉर्मल रिएक्शन इस पे लगाएगा, तो वो मोमेंटम तो अंदर का चेंज होगा, मगर इस वाले वेलोसिटी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये वाला वेलोसिटी अपना आराम से, इस वाले वेलोसिटी का कोई मोमेंटम चेंज नहीं होगा। बोले तो इन दोनों वेलोसिटीज हमेशा सेम रहेंगी, क्योंकि इन दोनों पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। जो चेंज होगा इन दोनों वेलोसिटीज के कंपोनेंट का होगा, जो कि है u1 cos थीटा u2 cos अल्फा। क्यों होगा, इन दोनों पे है ना फोर्सेस लगेंगे, नॉर्मल रिएक्शन लगेंगे, इन दोनों का मोमेंटम चेंज होगा। अगर हमें पता है जो इंटरनल फोर्सेस है वो बाद में जाके एड अप होके जीरो हो जाते हैं, मतलब इंटरनल फोर्सेस बाद में जाके एड अप होके कैंसिल आउट हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाता है, एफ नेट बराबर जीरो हो जाता है। इसलिए हम लोग यहाँ पे मोमेंटम कंजर्वेशन कर सकते हैं, क्योंकि इंटरनल फोर्स में मोमेंटम चेंज होगा, वो इंटरनली होगा, बाद में जाके इंटरनल फोर्स जीरो हो जाते हैं, उसका कंजर्वेशन मोमेंटम में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए इस डायरेक्शन में हम लोग मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। तो मैंने क्या कहा कि इस डायरेक्शन की वेलोसिटी चेंज हो सकती है, मगर इस डायरेक्शन की वेलोसिटी हमेशा सेम रहेगी। इसकी वेलोसिटी चेंज होगी, इसकी वेलोसिटी सेम रहेगी। इतना समझ गए, दूसरा कंसेप्ट है। तीसरा कंसेप्ट हमारा क्या है, वो है जो फाइनल वेलोसिटीज, फाइनल वेलोसिटीज फाइनल वेलोसिटीज वेलोसिटीज विल ऑलवेज विल ऑलवेज will always be taken along the line of collision, along the line of collision, या फिर कह लीजिए लाइन ऑफ इम्पैक्ट के। जो हम लोग फाइनल वेलोसिटीज लेंगे वो हमेशा लाइन ऑफ कोलिजन या फिर लाइन ऑफ इम्पैक्ट लेंगे। फाइनल वेलोसिटीज क्या है हमारी, फाइनल वेलोसिटी दोनों की फाइनल वेलोसिटी तो वी नेट है ना, मगर जो हम लोग फाइनल वेलोसिटीज लेंगे वो हमेशा हम लोग लाइन ऑफ कोलिजन या लाइन ऑफ इम्पैक्ट के लेंगे। तो इन दोनों मासेस की जो फाइनल वेलोसिटी लेंगे वो लाइन ऑफ कोलिजन की लेंगे।
अलॉन्ग द लाइन ऑफ कोलिजन लेंगे तो अलॉन्ग द लाइन ऑफ कोलिजन कितनी वेलोसिटीज हैं, एक तो v1 है v2 है, तो हम लोग फाइनल वेलोसिटीज v1 और v2 लेंगे। ये हो गया हमारा तीसरा कंसेप्ट। ये हमारा चौथा कंसेप्ट हुआ। दूसरा कंसेप्ट हमारा क्या था, है ना, जो वेलोसिटीज लाइन ऑफ कोलिजन परपेंडिकुलर है ना, वेलोसिटीज परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ कोलिजन, टू द लाइन ऑफ कोलिजन will remain, है ना, remains same, है ना, remains same। इतना समझ। चौथा कंसेप्ट क्या है, जो हमारा कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है, मतलब जो हमारा ई है, जो हमारा कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है, वो हमेशा हम लोग लाइन ऑफ कोलिजन के अलोंग लेते हैं। वो भी कहना लेते हैं ई विल ऑलवेज बी टेकन, ई विल ऑलवेज बी टेकन अलोंग द लाइन ऑफ कोलिजन, अलोंग द लाइन ऑफ कोलिजन, अलोंग द लाइन ऑफ कोलिजन। इतना हम लोग समझ गए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, जो हम लोग वी सेपरेशन और वी अप्रोच लेंगे, वी सेपरेशन एंड वी अप्रोच लेंगे, वो भी लाइन ऑफ कोलिजन के अलोंग होना चाहिए। वो भी क्या होना चाहिए, लाइन ऑफ कोलिजन के क्या होना चाहिए, अलोंग होना चाहिए। वो भी लाइन ऑफ कोलिजन के क्या होना चाहिए, अलोंग होना चाहिए। ई विल ऑलवेज बी टेकन अलोंग द लाइन ऑफ कोलिजन, वी सेपरेशन और वी अप्रोच भी लाइन ऑफ कोलिजन के अलोंग होना चाहिए। ई बराबर होता ही है वी सेपरेशन और वी अप्रोच। इतना आप लोग समझिए, सारा कंसेप्ट समझिए। पहला तो मोमेंटम कंजर्व है, वेलोसिटी सेम है, कहाँ की, जो लाइन ऑफ कोलिजन के परपेंडिकुलर है। तीसरा है कि फाइनल वेलोसिटी हमेशा हम लोग लाइन ऑफ कोलिजन के अलोंग लेंगे, जो कि हो जाएगा v1 और v2। चौथा जो है वो है हमारा e विल ऑलवेज बी टेकन अलोंग द लाइन ऑफ कोलिजन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच भी लाइन ऑफ कोलिजन के अलोंग हो जाएगा। तो चलिए इतना हम लोग समझ चुके हैं, ए विल ऑलवेज बी टेकन लाइन ऑफ कोलिजन, ये बड़ा 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 हम लोग समझ चुके हैं। एक आखिरी चीज बताई रह गई थी, वो चीज ये है कि ऑब्लिक कोलिजन में भी इलास्टिक, इन इलास्टिक, मतलब परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक और पार्शियली इलास्टिक और पार्शियली इन इलास्टिक का भी केस आता है। पार्शियली इलास्टिक कीजिए, पार्शियली इन इलास्टिक कीजिए, बात बराबर है। तो इसमें ही परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक और पार्शियली इलास्टिक या पार्शियली इन इलास्टिक का भी केस आता है। इतना आप लोग समझ चुके हैं। मैंने पूरा ऑब्लिक कोलिजन का ओवरव्यू दे दिया है। सवाल बनाने के लिए जितने कंसेप्ट है, सारे कंसेप्ट मैंने अच्छे तरीके से बता दिया। आप सब इस पे न्यूमेरिकल्स बचे हैं, फिर न्यूमेरिकल्स हम लोग कुछ करेंगे और इसके बाद हम लोग इस वाली वीडियो को फाइनली एंड करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग न्यूमेरिकल्स को अटेम्प्ट करते हैं। तो हमारा आज की वीडियो का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह का है। यहाँ पे हमें दो मासेस दिए हुए हैं, है ना, यहाँ पे हमें दो मासेस दिए हुए हैं, यहाँ पे हमें क्या दिए हुए, दो मासेस दिए हुए हैं। इन दोनों का मास सेम है। इन दोनों का मास कितना है, 2 kg है। इन दोनों का मास 2 kg है। इनका जो लाइन ऑफ कोलिजन होगा, लाइन ऑफ कोलिजन कुछ इसी तरह होगा। लाइन ऑफ कोलिजन होता क्या है, लाइन ऑफ कोलिजन ऐसा लाइन होता है जो दोनों बॉडीज के कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। दोनों बॉडीज का जो कॉन्टेक्ट सरफेस है वो कुछ इस तरह का होगा। तो लाइन ऑफ कोलिजन इन दोनों बॉडीज के कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर है, तभी लाइन ऑफ कोलिजन कुछ इस तरह का बना है ना। तो अब आगे क्वेश्चन क्या कहता है कि ये जो ऊपर वाला ब्लॉक है, ये इनिशियली 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से कुछ इस तरह से जा रहा होता है। ये एंगल है 37 डिग्री, है ना। और ये वाला जो ब्लॉक है, ये वाला जो मास है, वो इनिशियली रेस्ट पर है। मैं इन दोनों की इनिशियल नेट वेलोसिटीज बताऊंगा। तो इनिशियली कहाँ पर है, रेस्ट पर है ना। मतलब इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है। अब इनिशियल वेलोसिटी तो इसकी 0 है ना। तो जाहिर सी बात है, ये 10 मीटर पर सेकंड वाले का जो वेलोसिटी है ना, तो जाहिर सी बात है कोलिजन हो जाएगा। अब कोलिजन जो हुआ, देखिए यहाँ पे कोलिजन हुआ। अब क्वेश्चन हमसे क्या क्या कहता है, क्वेश्चन हमसे ये कहता है कि कोलिजन के बाद इन दोनों मासेस की फाइनल वेलोसिटीज को कितनी होगी, है ना। फाइंड द वेलोसिटीज, है ना, फाइनल वेलोसिटीज अलोंग द लाइन ऑफ कोलिजन। मतलब अलोंग द लाइन ऑफ कोलिजन कुछ इस तरह की होगी, है ना। मान लीजिए ये दोनों मासेस कोलाइड कर जाती है, कोलिजन के बाद इन दोनों की फाइनल वेलोसिटीज कितनी होगी, वही हमसे पूछ रहा है ना, फाइनल वेलोसिटी। अलोंग द लाइन ऑफ कोलिजन पूछा है, तो लेट्स से अलोंग द लाइन ऑफ कोलिजन मतलब ये दोनों की फाइनली इन दोनों की कुछ नेट वेलोसिटी होगी, है ना। ये दोनों कोलाइड किए तो नेट वेलोसिटी कुछ ना कुछ तो होगी। तो हमसे पूछा अलोंग द लाइन ऑफ कोलिजन दोनों की फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, है ना। तो लेट्स से अलोंग द लाइन ऑफ कोलिजन यही है, तो इसके अलोंग इन दोनों की वेलोसिटीज को हम लोग ले लेते हैं। इसको v1 ले लेते हैं, इसको v2 ले लेते हैं। तो अलोंग द लाइन ऑफ कोलिजन इन दोनों की जो फाइनल वेलोसिटी है उसे हमने क्या मान लिया, v1 और v2 मान लिया। तो हमसे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इस v1 और v2 की वैल्यू निकालिए। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वेलोसिटीज, है ना, अलोंग द लाइन ऑफ कोलिजन, अलोंग द लाइन ऑफ कोलिजन, या ये कह लीजिए लाइन अलोंग द लाइन ऑफ कोलिजन जस्ट आफ्टर टकराना, जस्ट आफ्टर टकराना, है ना, जस्ट आफ्टर टकराना। तो क्वेश्चन को सबसे पहले सॉल्व कीजिए और यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ सब्स्टिट्यूशन वो कितना है ना,
मतलब कि ये एक इलास्टिक कोलिजन है, तो इसका मतलब क्या है कि इसका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है, इसकी ई की वैल्यू कितनी है 1 है। तो चलिए इस क्वेश्चन को फटाफट बस से बनाइए। इसका हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करना है अलोंग द लाइन ऑफ कोलिजन, फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करना है, मतलब ये v1 और v2 फाइंड आउट करना है। तो चलिए फाइंड आउट कीजिए, है ना। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, है ना। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, मुझे v1 और v2 फाइंड आउट करना है। तो मैंने आप लोगों को रिसेंटली बताया कि अभी मैंने आप लोगों को बताया, है ना, एक तो मोमेंटम हम लोग कंजर्व कर सकते हैं, और मोमेंटम हम लोग कहाँ पे कंजर्व करते हैं, अलोंग द लाइन ऑफ कोलिजन। तो चलिए सबसे पहले हम लोग मोमेंटम का काम कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग मोमेंटम का कंजर्वेशन कर लेते हैं अलोंग द लाइन ऑफ कोलिजन। देखिए यहाँ पे जो हमें वेलोसिटी चाहिए वो अलोंग द लाइन ऑफ कोलिजन चाहिए, क्योंकि जो इनिशियली अलोंग द लाइन ऑफ कोलिजन की वेलोसिटी होगी वो बदल जाएगी क्योंकि कोलाइड हो गया। मान लीजिए ये वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 10 cos 37, इनिशियली वेलोसिटी अलोंग द लाइन ऑफ कोलिजन। तो अलोंग द लाइन ऑफ कोलिजन इस वाले मास का कितना वेलोसिटी हो जाएगा 10 cos 37, कितना हो जाएगा 10 इंटू cos 37, cos 37 होगा 4/5, तो कितना हो गया 2 इंटू 4, ये हो गया 8, ये 8 मीटर पर सेकेंड हो गया। और इसका तो अलोंग द लाइन ऑफ कोलिजन तो जीरो हो जाएगा, है ना। तो क्योंकि अलोंग द लाइन ऑफ कोलिजन वेलोसिटी बदल जाती है, इसलिए मैंने आपसे पूछा कि फाइनल वेलोसिटी बताइए अलोंग द लाइन ऑफ कोलिजन। और ये वाली वेलोसिटी जो परपेंडिकुलर होती है लाइन ऑफ कोलिजन की, इसका हमें कोई ज़रूरत नहीं है इसका फाइनल वेलोसिटी पता करने की, क्योंकि इसका जो इनिशियल वेलोसिटी होगा वही इसका फाइनल वेलोसिटी होगा। इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा 10 sin 37, हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड। तो इसका फाइनल वेलोसिटी भी 6 मीटर पर सेकेंड ही रहने वाला है, परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ कोलिजन। तो मैंने आपसे क्या पूछा अलोंग द लाइन ऑफ कोलिजन, क्योंकि अलोंग द लाइन ऑफ कोलिजन की वेलोसिटीज बदल रही होंगी, वेलोसिटीज बदलेंगी, ये मैंने आप लोग को बता रखा है, अभी रिसेंटली तो मैंने बताया है ना। तो कितना हो गया, ये 8 मीटर पर सेकेंड हो गया, है ना। इसकी जो अलोंग द लाइन ऑफ कोलिजन वेलोसिटी जीरो हो गई। तो सबसे पहले मैंने आप लोग को बताया था अभी, जो मैंने 4 तरीके बताए थे, है ना, इस तरह के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए मैंने क्या बताया था कि सबसे पहले हम मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं अलोंग द लाइन ऑफ कोलिजन, है ना। तो मोमेंटम कंजर्व करेंगे अलोंग द लाइन ऑफ कोलिजन, हम लिख सकते हैं पी आई बराबर पी एफ अलोंग द लाइन ऑफ कोलिजन, है ना। तो इनिशियल मोमेंटम कितना है, इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा मास इंटू वेलोसिटी, मास कितना है 2 kg, इंटू वेलोसिटी है 8 मीटर पर सेकेंड, है ना। इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा, इसका इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा, इसका इनिशियल मोमेंटम जीरो हो जाएगा। तो इसका क्योंकि इसकी जो वेलोसिटी है वही जीरो है, इसकी जो अलोंग द लाइन ऑफ कोलिजन की वेलोसिटी है वो जीरो है, क्योंकि इसकी नेट वेलोसिटी भी क्या है जीरो है। अलोंग द लाइन ऑफ कोलिजन इसकी वेलोसिटी जीरो है, तो इसका मोमेंटम भी क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा अलोंग द लाइन ऑफ कोलिजन इजीली, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, इनिशियल मोमेंटम जीरो होगा, फाइनल मोमेंटम कुछ ना कुछ तो होगा, ये कोलिजन हुआ है ना। तो ये हो जाएगा फाइनल मोमेंटम कितना था, मास इंटू वेलोसिटी हो जाएगा 2v1, फाइनल वेलोसिटी हमें चाहिए अलोंग द लाइन ऑफ कोलिजन, अलोंग द लाइन ऑफ कोलिजन की वेलोसिटी ले रहे हैं, है ना। प्लस हो जाएगा 2v2, दोनों का मास सेम, और दोनों की वेलोसिटीज कितनी है v1 है और v2 है। अलोंग द लाइन ऑफ कोलिजन फाइनल वेलोसिटी में बात कर रहा हूँ मैं, जो वेलोसिटी ले रहा हूँ वो अलोंग द लाइन ऑफ कोलिजन का मैं ले रहा हूँ, है ना। तो ये 2 से ये 2 से ये 2 कट जाएगा, मतलब कि 2 से 2 कट जाएगा, है ना। बचा कितना v1 प्लस v2 बराबर 8 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 2 कैसे निकाले, तो वो भी निकालना बहुत आसान है, आप लोग अभी तक समझ चुके होंगे। इक्वेशन नंबर 2 कैसे निकाले, वो हो जाएगा ई की वैल्यू रख के, जो कि होता है v सेपरेशन बाय v अप्रोच, है ना। ये तो हमारा एक इक्वेशन बन चुका है ना, इक्वेशन v1 प्लस v2 बराबर 8 मीटर पर सेकेंड। ई बराबर हमारा 1 है, इसका मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बराबर है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना है, सेपरेट ये कर रहा है v2 वेलोसिटी से, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कोलिजन के बाद कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा v2 माइनस v1 बराबर कितना हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अप्रोच लेते हैं कोलिजन से पहले का, तो अप्रोच कौन कर रहा है, ये 2 kg वाला कर रहा है ना, अप्रोच कर रहा है ना। और जो हम लोग ई की वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच लेंगे वो हमेशा लाइन ऑफ कोलिजन की लेंगे, मैंने आप लोगों को बता रखा है, अभी रिसेंटली मैंने बताया, जो हमारा चौथा पॉइंट था कि हम लोग ई हमेशा अलोंग द लाइन ऑफ कोलिजन लेंगे। तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना हो जाएगा, लाइन ऑफ कोलिजन लेंगे, ये 8 मीटर पर सेकेंड से अप्रोच कर रहा है, तो हो जाएगा 8 माइनस 0, तो 8 माइनस 0 तो 8 ही होता है ना। 8 माइनस 0, यही तो इसको क्या कर रहा है, अप्रोच कर रहा है, इतना समझ गए। v2 माइनस वी1 कितना आ गया हमारा, हो गया 8 मीटर पर सेकेंड। ये v2 ये v1 से ये v2 कट गया, ये हो गया 2v2, ये हो गया 16 मीटर पर सेकेंड। v2 बराबर हो गया 8 मीटर पर सेकेंड, है ना। v2 बराबर कितना हो गया 8 मीटर पर सेकेंड हो गया। अब v1 कितना हो जाएगा, v2 माइनस वी1 कितना था 8 मीटर पर सेकेंड, तो 8 माइनस वी1 हो जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड, है ना। 8 माइनस 8 हो जाएगा 8 मीटर, और मतलब 8 मीटर पर सेकेंड माइनस v1 बराबर हो जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड, तो v1 बराबर हो जाएगा 8 माइनस 8, कितना हो जाएगा v1 बराबर हो जाएगा 0। तो हमारी v2 कितनी निकल गई, v2 निकल गई 8 मीटर पर सेकेंड, v1 निकल गई, है ना। v1 कितना गया, v1 तो 0 आ गया, v1 कितना आ गया 0 आ गया, जस्ट आफ्टर कोलिजन की बात कर रहा हूँ। अब देखिए इतना सब कुछ हमने कर लिया, वेलोसिटी निकाल ली, मतलब कि मोमेंटम को कंजर्व किया, फिर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, मतलब कि
कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का इस्तेमाल किया एंड देन हमने V1 और V2 को बड़ी ही आसानी से निकाल लिया, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आप लोग एक चीज नोटिस करेंगे कि यहाँ पे पहले U1 कितना था, मतलब अलोंग द लाइन ऑफ कोलिजन ये वाली वेलोसिटी से 8 मीटर पर सेकंड, ये वाली वेलोसिटी थी इनिशियली अलोंग द लाइन ऑफ कोलिजन, इसकी वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकंड, इसकी वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड। अब फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई अलोंग द लाइन ऑफ कोलिजन, अब इन दोनों की वेलोसिटी कितनी हो गई, इसकी वेलोसिटी हो गई 0, इसकी वेलोसिटी हो गई 8 मीटर पर सेकंड। मतलब कि इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो V1 को मिल गई और इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो V2 को मिल गई। इस वाले मास की इनिशियल वेलोसिटी इस वाले मास की फाइनल वेलोसिटी को मिल गई और इस वाले मास की इनिशियल वेलोसिटी इस वाले मास की फाइनल वेलोसिटी को मिल गई। इस वाले मास की फाइनल वेलोसिटी है कितनी, 0 है, V1 0 है और इस वाले मास की इनिशियल वेलोसिटी भी 0 है। इस वाले मास की इनिशियल वेलोसिटी है कितनी, 8 मीटर पर सेकंड और इस वाले मास की फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 8 मीटर पर सेकंड। V2 है 8 मीटर पर सेकंड। तो हमें क्या समझ में आता है कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं वेलोसिटीज इंटरचेंज हो गई। पहले ये 8 था और ये 0 था, अब ये 0 हो गया, अब ये 8 हो गया। ओरिजिन के बाद वेलोसिटी इंटरचेंज हो गई। तो हमें इससे कुछ याद आ रहा है, जब मासेस सेम होते हैं, जब मासेस सेम होते हैं, दोनों का मास सेम था, मैंने पहले ही बता दिया था। जब मासेस सेम होते हैं ना, मासेस क्या है, सेम है, जब मासेस सेम होते हैं और जब जो कोलिजन होता है वो हमारा इलास्टिक कोलिजन होता है, जब हमारा इलास्टिक कोलिजन होता है ना, मतलब ई की जो वैल्यू होती है जब वो 1 होती है, तो इससे हम लोग क्या कंक्लूड करते हैं कि वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाती है। वेलोसिटीज कितनी हो जाती है, इंटरचेंज हो जाती है। और यहाँ पे एक और चीज नोटिस करने वाली बात है, वेलोसिटीज जो इंटरचेंज होती हैं वो सिर्फ अलोंग द लाइन ऑफ कोलिजन इंटरचेंज होती है। परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ कोलिजन वेलोसिटीज इंटरचेंज नहीं करती हैं, वेलोसिटीज इंटरचेंज करती है अलोंग द लाइन ऑफ कोलिजन। वेलोसिटीज कब इंटरचेंज करती है, अलोंग द लाइन ऑफ कोलिजन, कब, जब मासेस सेम हो और जब कोलिजन इलास्टिक कोलिजन। अब मान लीजिए जो कोलिजन है वो इलास्टिक कोलिजन नहीं है और यहाँ पे ई की वैल्यू 1 ना रह के अब यहाँ पे ई की वैल्यू 1/2 है, तो तब क्या वेलोसिटीज इंटरचेंज होंगी, नहीं, तब वेलोसिटीज इंटरचेंज नहीं होंगी। जब मासेस सेम हो, कोलिजन इलास्टिक हो, ई की वैल्यू 1 हो, तो वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाती है। तो मान लीजिए जब भी आप लोग को सेम मासेस दिए रहे, ऑब्लिक कोलिजन का केस है ना, तो आप लोग से किसी ने लाइन ऑफ मतलब कि अलोंग द लाइन ऑफ कोलिजन की फाइनल वेलोसिटी पूछ दी, तो आप जाहिर सी बात है दोनों की वेलोसिटीज को इंटरचेंज कर दीजिएगा। मैं इसका इनिशियल वेलोसिटी निकालना पड़ेगा, इन दोनों मासेस का इनिशियल वेलोसिटीज पता था और इन दोनों मासेस का फाइनल वेलोसिटी पता चल जाएगा वेलोसिटीज को इंटरचेंज करके। इतना हमें सब कुछ समझ में आ गया। अब चलिए अब हम लोग एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। अब हम लोग ई की वैल्यू 1 ना रख के ई की वैल्यू 1/2 रखते हैं, तो तब देखते हैं तब क्या वेलोसिटी इंटरचेंज होती है कि नहीं, क्योंकि मासेस अब भी सेम है। तो चलिए यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, ई की वैल्यू 1/2 कर देता हूँ, 1/2। तो 1/2 बराबर हो जाएगा, है ना, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना है, v2 माइनस v1, v2 माइनस v1। अब वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना है, 8 माइनस 0, तो इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट 8, ये 2 से ये 8 कट गया, ये 4 हो गया, तो v2 माइनस v1 कितना हो गया, 4 हो गया। तो v2 माइनस v1 हमारा 4 आ रहा है, तो यहाँ पे हमें साफ साफ दिखता हुआ नजर आ रहा है कि वेलोसिटीज इस केस में इंटरचेंज नहीं होगी। हम लोग देख सकते हैं v2 माइनस v1 बराबर हो गया 4, ये v1 से ये v1 कट गया, ये बच गया 2v2, 2v2 हो गया 8 प्लस 4 हो गया ये 12, v2 बराबर कितना हो गया, v2 बराबर हो गया 6 मीटर पर सेकंड। अब v1 बराबर कितना हो गया, 6 माइनस v1 बराबर हो गया 4, v1 बराबर कितना हो गया 2 मीटर पर सेकंड। तो जब हमने ई की वैल्यू बदल दी, जब इलास्टिक कोलिजन नहीं था, जब कोलिजन इलास्टिक नहीं था, है ना, तब मासेस मतलब कि वेलोसिटीज इंटरचेंज नहीं की। तो वेलोसिटी इंटरचेंज कब करती है, जब मासेस सेम हो, कोलिजन इलास्टिक हो, है ना। अब वेलोसिटी इंटरचेंज सिर्फ अलोंग द लाइन ऑफ कोलिजन ही करती है, परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ कोलिजन नहीं, क्योंकि हमें ये पता है कि जो परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ कोलिजन है वो इनिशियली और फाइनली दोनों सेम रहती है। तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड थी, इसकी फाइनल वेलोसिटी भी 6 मीटर पर सेकंड ही होगी, ये आप लोग खुद से निकाल के देख सकते हैं, है ना। खुद से निकालने की क्या जरूरत है, ये तो मतलब कि हमें पता ही है क्यों इसकी 6 मीटर पर सेकंड रहती है, क्योंकि इसका मोमेंटम इस डायरेक्शन चेंज ही नहीं हो रहा है, इसको इस डायरेक्शन में कोई फोर्स ही नहीं है कि इसका मोमेंटम चेंज करे, इसका वेलोसिटी चेंज करे। इस डायरेक्शन जब कोई फोर्स ही नहीं है तो हमें ये पता है कि ऑटोमेटिकली 6 मीटर पर सेकंड ही रहने वाला है, उससे ये टच से मस नहीं होने वाला है। जब हमें इतना पता है तो हम ये आसानी से कह सकते हैं कि परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ कोलिजन की जो वेलोसिटी है वो जो इनिशियल थी वही फाइनल है ना। मगर मेन दिक्कत कब आती है, जब हम लोग अलोंग द लाइन ऑफ कोलिजन वेलोसिटी निकालते हैं, है ना। अलोंग द लाइन ऑफ कोलिजन वेलोसिटी निकालना भी कोई ज़्यादा हार्ड काम नहीं है, उसे भी हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। और जो परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ कोलिजन है उसका इनिशियल वेलोसिटी बस निकालना होता है और उसका फाइनल वेलोसिटी या इनिशियल वेलोसिटी जो है तो सेम ही रहता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ कोलिजन और अलोंग द लाइन ऑफ कोलिजन की वेलोसिटीज किस तरह से आप लोग मैनेज कर सकते हैं, किस तरह से आप लोग निकाल सकते हैं।
ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन था। अब चलिए हम एक अच्छे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन तो मैंने आप लोग को एक अच्छा खासा बेस बनाने के लिए ऑब्लिक कोएफिशिएंट पे दिया था, एक अच्छा खासा आप लोग का बेस बन जाए ऑब्लिक कोएफिशिएंट पे, उसके लिए दिया था। अब हम लोग अच्छे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो अब जो हमारा जो क्वेश्चन है, जो ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, वो कुछ इस तरह का है। यहाँ पे हमें दो मासेस दिए हैं, एक मास है 2 kg का और एक मास है 4 kg का, है ना। ये जो फर्स्ट वाला जो मास है, ये 4 kg का और ये 2 kg का है। इसका जो रेडियस है वो 2 मीटर है, जो कि इनिशियली 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है। ये इसकी नेट वेलोसिटी है, ये भी 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है ना। ये भी इसकी क्या है, नेट वेलोसिटी है। और जो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है वो 1/2 है। इसका मतलब क्या है, ये पार्शियली इलास्टिक या फिर आप लोग ये कह लीजिए पार्शियली इनइलास्टिक कोलिजन है। अब दोनों कांटेक्ट में आए थे ना, दोनों मतलब कि दोनों एक एक दूसरे को क्या कर रहे होते हैं, अप्रोच कर रहे होते हैं, है ना। दोनों क्या हो जाएगी, एक तरह से कांटेक्ट में आएंगे, है ना। तो ये इनका लाइन ऑफ कोलिजन होगा, कुछ इस तरह का सिनेरियो होगा, है ना। जस्ट बिफोर कोलिजन की मैं बात कर रहा हूँ, है ना। इसका लाइन ऑफ कोलिजन हो जाएगा और यहाँ पे हमें एक चीज देखने को मिलेगा, इसका रेडियस 2 मीटर है और इसका भी रेडियस 3 मीटर है। जब ये दोनों आपस में आएंगे तो यहाँ पे हमें एक राइट ट्रायंगल फॉर्म होता हुआ दिखेगा। यहाँ पे हमें एक राइट ट्रायंगल फॉर्म होता हुआ दिखेगा, है ना। ये कितना है, इसका जो परपेंडिकुलर यहाँ पे राइट एंगल फॉर्म होता है देखेगा, तो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे कुछ एंगल होगा। जाहिर बात है, राइट ट्रायंगल फॉर्म हुआ है तो कुछ ना कुछ तो एंगल होगा इधर। तो लेट से इसके एंगल को हमने मान लिया थीटा। अभी थीटा की वैल्यू क्या होगी, ये 5 है, ये 3 है, तो और ये 4 है, तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 37 डिग्री। थीटा की वैल्यू 37 डिग्री हो जाएगी, है ना। देखिए जब भी 37 डिग्री होता है किसी भी राइट ट्रायंगल थीटा की वैल्यू, उसके सामने वाली साइड 3 मीटर होती है, बेस 4 मीटर होता है और हाइपोटेनस 5 मीटर होता है। इधर ही हमें वो केस देखने को मिला। अब कैसे हाइपोटेनस 5 मीटर हो गया, कैसे ये 3 मीटर है, कैसे ये 4 मीटर। देखिए ये परपेंडिकुलर हमें दिया हुआ है 3 मीटर पहले से गिवन है ना। इसका रेडियस कितना, 2 मीटर है, तो यहाँ से 2 मीटर इसका रेडियस और प्लस ये दोनों तो कांटेक्ट में है ना, और प्लस इसका 3 मीटर रेडियस, तो 2 मीटर प्लस 3 मीटर कितना होता है, 5 मीटर। तो पूरा हाइपोटेनस को अगर मिला देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 मीटर हो जाएगा। ये 5 मीटर है, ये 3 मीटर है, तो 4 मीटर है। आप लोग इसको निकाल सकते हैं, 4 मीटर ही आएगा, पाइथागोरस थ्योरम से आप लोग इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते थे। 4 मीटर, ये 5, ये 3 और ये 4, तो एंगल कितना हो जाएगा, 37 डिग्री हो जाएगा, ये वाला एंगल। इतना हम लोग समझ गए, चलिए बहुत अच्छी बात है ना। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका जो वेलोसिटी अलोंग द लाइन ऑफ कोलिजन, है ना। क्वेश्चन अभी तक खत्म नहीं हुआ है, मैंने तो आप लोग को ओवरव्यू दे दिया है, क्वेश्चन तो अभी शुरू होने वाला है। तो वेलोसिटी अलोंग द लाइन ऑफ कोलिजन कितना हो जाएगा, वेलोसिटी अलोंग द लाइन ऑफ कोलिजन, इनिशियल वेलोसिटी, मैंने इनिशियली की बात कर रहा हूँ, मैं कोलिजन के बाद की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कोलिजन से पहले की बात कर रहा हूँ। तो वेलोसिटी अलोंग द लाइन ऑफ कोलिजन कितना हो जाएगा, 10 cos 37। 10 cos 37 कितना होता है, 8 होता है। लाइन ऑफ कोलिजन ये 8 हो जाएगा। और इसका कितना हो जाएगा, वेलोसिटी अलोंग द लाइन ऑफ कोलिजन 5 मीटर पर सेकंड का, ये 37 डिग्री है, तो ये भी कितना होगा, 37 डिग्री होगा। होगा कि नहीं होगा, है ना, बिल्कुल होगा। तो ये कितना हो जाएगा, 5 अलोंग द लाइन ऑफ कोलिजन की मैं वेलोसिटी ले रहा हूँ। क्वेश्चन में हमें अलोंग द लाइन ऑफ कोलिजन का काम है ना, तो मैं अलोंग द लाइन ऑफ कोलिजन की वेलोसिटीज ले रहा हूँ। ये हो जाएगा 5 cos 37, है ना। तो इस वाले मास की अलोंग द लाइन ऑफ कोलिजन इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 5 cos 37 कितना होता है, वो होता है 4। ये जो 4 हो गया, है ना। इस वाले मास की अलोंग द लाइन ऑफ कोलिजन 8 है, इस वाले मास की 4 है। अब जाहिर सी बात है, जब कोलिजन हो जाता है तो ये दोनों, है ना, अब ये दोनों जब कोलिजन हो जाता है ना, तो इनका लाइन ऑफ कोलिजन, है ना, कुछ इस तरह का है। जब कोलिजन हो जाता है तो इनके अलोंग द लाइन ऑफ कोलिजन की वेलोसिटी बदल जाएगी। ये वाली वेलोसिटी पहले इनिशियली 8 थी, अब ये वाली वेलोसिटी v1 हो जाएगी और ये वाली वेलोसिटी v2 हो जाएगी। अलोंग द लाइन ऑफ कोलिजन दोनों की वेलोसिटी बदल जाएगी कोलिजन के बाद। तो फाइंड v1 एंड v2 जस्ट आफ्टर कोलिजन। जेएससी का मतलब है जस्ट आफ्टर कोलिजन, है ना। तो इन दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। इन दोनों, और जो परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी है, जो लाइन ऑफ कोलिजन की जो परपेंडिकुलर है वो तो हमेशा सेम ही रहेगी, मतलब जो इनिशियली थी वही फाइनल रहेगी। तो हमें परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी से कोई मतलब नहीं, जो लाइन ऑफ कोलिजन की परपेंडिकुलर होती है। हमें जो अलोंग द लाइन ऑफ कोलिजन की वेलोसिटी उससे मतलब है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी 8, इसकी थी 4। अब v1 और v2 से चलने लगेगा, है ना। ये कुछ इस डायरेक्शन में v1 से चलने लगेगा और ये कुछ इस डायरेक्शन में v2 से चलने लगेगा, है ना, कुछ इस तरह से चलने लगेगा अलोंग द लाइन ऑफ कोलिजन। तो ये फाइंड v1 एंड v2 जस्ट आफ्टर कोलिजन। तो सबसे पहले हम लोग इधर क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम लोग इधर क्या कर सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा उससे एक ही क्वेश्चन निकल जाएगा। उसके बाद हम लोग कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे हमारा दूसरा इक्वेशन निकल जाएगा। और दोनों इक्वेशन को कैलकुलेट करके हम लोग इजिली v1 और v2 निकाल सकते हैं। तो फॉर्मेट हमें पता है, सिर्फ हमें क्वेश्चन सॉल्व कर देना है। तो यहाँ पे हम लोग मोमेंटम को कंजर्व कर देंगे, है ना। तो ये हो जाएगा पी बराबर हो जाएगा pf के अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट, कह लीजिए लाइन ऑफ कोलिजन, है ना। पी बराबर कितना है हमारा, मास इंटू वेलोसिटी। मास कितना है, 4 kg, इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी कितना है, 8 मीटर पर सेकेंड। और ये कितना हो जाएगा, इसका भी मास इंटू वेलोसिटी, है ना। मास है 2 kg और वेलोसिटी है इसका कितना, लाइन ऑफ कोलिजन के अलोंग वेलोसिटी लेना है। इसका वेलोसिटी है 2 × 4,
इसको लेंगे हम लोग माइनस में। देखिए माइनस में क्यों किया है ना, प्लस में क्यों नहीं किया। माइनस में इसलिए क्या कि ये नीचे आ रहा था, ये ऊपर जा रहा था, तो दोनों एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे थे। ये नीचे से हिट कर रहा है, इसका लाइन ऑफ इसका वेलोसिटी अलोंग द लाइन ऑफ कोहेजन ऊपर से जा रहा है, इसका वेलोसिटी अलोंग लाइन ऑफ कोहेजन नीचे से जा रहा है, तो दोनों एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन में। इसे हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। बराबर हो जाएगा फाइनल मोमेंटम के। फाइनल मोमेंटम कितना होता है, मास इंटू वेलोसिटी। मास कितना है, मास कितना है 4 kg, है ना 4 kg। वो किस वेलोसिटी से जाएगा, फाइनली v1 से जाएगा, अलोंग द लाइन ऑफ कोहेजन की मैं बात कर रहा हूँ। ध्यान रखिए मोमेंटम का कंजर्वेशन अलोंग द लाइन ऑफ कोहेजन हो रहा है, 4v1 प्लस 2v2, है ना। देखिए इधर हमको क्या करना है, कि जो नीचे जा रहा होगा उससे हम लोग पॉजिटिव लेंगे, है ना, उससे हम लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। जो नीचे जा रहा है उसको पॉजिटिव लेंगे और जो ऊपर जा रहा होगा उसको नेगेटिव लेंगे। जनरली हम लोग क्या करते हैं, जो ऊपर जाता है उसको पॉजिटिव लेते हैं और जो नीचे जाता है उसको नेगेटिव लेते हैं। मगर इधर हम लोग क्या करेंगे, जो नीचे जा रहा है उसको पॉजिटिव करेंगे और जो ऊपर जा रहा है उसको नेगेटिव करेंगे। इससे हमें क्या होगा कि सवाल बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगा, है ना। वो देखिए, है ना, सवाल बनाने में बहुत ज़्यादा आसानी होगा। आंसर वही आएगा, बस माइनस प्लस का खेल है। हमें आंसर से मतलब है तो हमें आंसर सेम ही आएगा। नीचे को पॉजिटिव ले लिया, ऊपर को नेगेटिव ले लिया, तो कोई इससे फर्क नहीं पड़ता। या तो आप लोग ऊपर को पॉजिटिव ले सकते हैं, नीचे को नेगेटिव ले सकते हैं, है ना। आंसर वही आएगा, बस माइनस प्लस का खेल है। तो जब नीचे जाओ तो उसको पॉजिटिव ले लीजिए, जब ऊपर जाए तो उसको नेगेटिव ले लीजिए। ये सब सवाल बनाने में आसानी होगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, है ना, कितना हो जाएगा ये। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, है ना, ये जाएगा 4 × 8, ये जाएगा 32 माइनस 8 बराबर हो जाएगा 4v1 प्लस 2v2, है ना। 32 माइनस 8 कितना होता है, 24 बराबर हो जाएगा 4v1 प्लस 2v2। ये 2 से ये 4 कट जाएगा और ये 24 कट जाएगा, तो कितना बचेगा इधर, इधर 12 बराबर 2v1 प्लस v2, है ना। तो यहाँ पे हमारा पहला इक्वेशन हो गया, वो कितना है, 2v1 प्लस v2 बराबर हो जाएगा 12 के। ये पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन लाने के लिए हमें वेलोसिटी मतलब कॉस ई का इस्तेमाल करना पड़ेगा। किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, ई का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ई हमारा कितना होता है, ई हमारा होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना है हमारा, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना है, v2 माइनस वी, है ना, v2 माइनस वी। इस बार सेपरेट कौन कर रहा होगा, v2 कर रहा होगा, अप्रोच कौन कर रहा होगा, v1 कर रहा होगा। v2 को प्लस में लेंगे और v1 को माइनस में लेंगे, है ना। मतलब इस तरह से जा रहा होगा, लाइन ऑफ कोहेजन है ये v1, ये v2, ये v2 सेपरेट कर रहा होगा, ये v1 इसको अप्रोच कर रहा होगा, है ना। तो कितना हो जाएगा, v2 माइनस वी बाई u1 माइनस वी। u1 कितना है, 8 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से इसको अप्रोच कर रहा था, तो 8 हो जाएगा माइनस u1, माइनस u1 कितना है, u1 है -4 मीटर पर सेकंड, -4 मीटर पर सेकंड। मैंने अभी आप लोगों को बताया जो ऊपर जा रहा होगा उसको नेगेटिव में लेंगे, तो जो 4 तो ऊपर की तरफ लग रहा है, और ये जो हम लोग वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ले रहे हैं बिफोर कोहेजन के ले रहे हैं। अब बिफोर कोहेजन ये जो 4 है अलोंग द लाइन ऑफ कोहेजन, ये तो ऊपर की तरफ लग रहा है, तो इसको माइनस में लेंगे। माइनस में लेंगे तो कितना हो गया, 8 माइनस माइनस 4 कितना हो गया, 8 प्लस 4, 8 प्लस 4। ई की वैल्यू कितनी है हमारी, ई की वैल्यू है 1/2, 1/2। 8 प्लस 4 कितना होता है, 12 होता है ना। ये 2 से ये बड़ा कर जाएगा, हो जाएगा 6। v2 माइनस वी बराबर हो गया 6 के, है ना। इधर हमारा सारा इक्वेशन बना हुआ है आराम से। अब हम लोग ये कितना हो गया हमारा, इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन को हम लोग कैलकुलेट कर देते हैं, हमारा आंसर इजीली निकल जाएगा। ये हो जाएगा v2 माइनस v1 बराबर हो जाएगा 6 के। इधर क्या करते हैं, ये इक्वेशन 2, है ना, ये जो इक्वेशन 2 है इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी। 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 6 × 2, है ना। और ये कितना हो जाएगा, 2v2 माइनस 2v1 बराबर 6 × 2, मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी 2 से मल्टीप्लाई किया, राइट हैंड साइड भी 2 से मल्टीप्लाई किया, तो कितना हो जाएगा, ये 2v1 से ये 2v1 कट जाएगा, इधर कितना बचेगा 3v2। ये कितना है, 6 × 2 12 और 12 प्लस 12 24 हो जाएगा, है ना। 3v2 बराबर कितना हो गया हमारा, 3v2 बराबर हो गया 24 के। v2 बराबर हो गया हमारा 8 मीटर पर सेकेंड। तो हमारा v2 कितना निकल गया, ये वाला जो v2 है ये किस वेलोसिटी के साथ सेपरेट कर रहा होगा, किस वेलोसिटी के साथ जा रहा होगा अलोंग द लाइन ऑफ कोहेजन, 8 मीटर पर सेकेंड। v1 कितना होगा वो देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा इक्वेशन बना था वो कितना था, v2 माइनस वी बराबर था 6 के। v2 हो गया 8, है ना। देखिए v2 माइनस वी बराबर था 6 के, v2 हो गया 8 माइनस वी बराबर हो गया 6 के, v1 बराबर हो गया 8 माइनस 6 डेट इज 2 मीटर पर सेकंड। v1 हो गया 2 मीटर पर सेकंड और v2 हो गया 8 मीटर पर सेकंड। ये वाला क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह का है, यहाँ पे हमें एक बॉल दिया हुआ है जिसे रिलीज कर दिया जाता है। मान लीजिए किसी h हाइट से इसे रिलीज कर दिया जाता है और ये इस वेज पे आके कोलाइड कर जाता है ना। और जब ये कोलाइड करता है तो इनिशियल वेलोसिटी v नॉट के साथ कोलाइड करता है। तो हमें इतना पता चल गया ये जो बॉल है ये इस वेज पे कोलाइड करता है इनिशियल वेलोसिटी v नॉट के साथ, v नॉट के साथ है ना नीचे की ओर, मतलब कि इस तरफ है ना कोलाइड करता है। अब इसका जो वेलोसिटी कितना हो गया, v नॉट हो गया, है ना। इनिशियल वेलोसिटी इसका कितनी होगी, v नॉट हो गई। इसकी जो इनिशियल नेट वेलोसिटी हो गई वो v नॉट हो गई। ये v नॉट वेलोसिटी के साथ
इस वेज पर टकरा गया, है ना, इसे रिलीज कर दिया गया था, ऊपर से रिलीज किया गया, ये इस वेज पर आके टकराया वी नॉट वेलोसिटी के साथ, इस तरह से इसका वी नॉट वेलोसिटी यहाँ पर है ना। अब क्वेश्चन में हमसे आगे क्या कहता है, जो बॉल है द बॉल बिकम्स हॉरिजॉन्टल आफ्टर टकराना, ये जो बॉल है वो हॉरिजॉन्टल हो जाता है टकराने के बाद, मतलब ये टकराने के बाद वी वेलोसिटी के साथ हॉरिजॉन्टली मूव करने लगता है। पहले इस तरह से टकराया, वी नॉट वेलोसिटी के साथ कुछ इस तरह का इसका वी नॉट वेलोसिटी होगा, है ना। अब टकराने के बाद ये वी वेलोसिटी के साथ हॉरिजॉन्टली मूव करने लगता है, वी वेलोसिटी के साथ ये कहाँ मूव करने लगता है, हॉरिजॉन्टली। तो जो बॉल है वो हॉरिजॉन्टल हो जाता है, जब टकराता है तो डायरेक्ट इस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा होता है इस तरफ। यहाँ लिखा है द बॉल बिकम्स हॉरिजॉन्टल आफ्टर टकराना, टकराना का मतलब क्या है, आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद ये हॉरिजॉन्टली मूव करने लगता है। तो अब हमसे क्वेश्चन में क्या कहता है कि हमें ई की वैल्यू फाइंड आउट करके दीजिए, मतलब फाइंड ई कितना होगा हमारा, ई की वैल्यू कितनी होगी। तो चलिए इस क्वेश्चन को अब हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना हम सबसे पहले क्या कर सकते हैं, ये थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस वी नॉट वेलोसिटी का कंपोनेंट तोड़ देंगे, है ना। ये थीटा है तो ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा। ये कितना होगा, ये वाला एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा। ये 90 माइनस थीटा है, इसका दो कंपोनेंट होगा इस वी नॉट वेलोसिटी का, एक तो ये वाला हो गया और एक ये वाला हो जाएगा। ये 90 माइनस थीटा तो ये कितना हो जाएगा, ये भी ये थीटा हो जाएगा। देखिए ये दोनों एंगल मिला के कितना डिग्री बना रहे हैं, 90 डिग्री बना रहा है। ये 90 माइनस थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, है ना। देखिए ये वी नॉट वेलोसिटी है, इसका इस तरफ भी कंपोनेंट वी नॉट वेलोसिटी है, इसका इस तरफ भी कंपोनेंट होगा, इस तरफ भी कंपोनेंट होगा। ये 90 माइनस थीटा तो ये कितना होगा, थीटा हो जाएगा। ये वी नॉट है तो इसका ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, इसका ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा वी नॉट साइन थीटा, इसका ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा वी नॉट कॉस थीटा, है ना। इतना हमें समझ में आ गया। तो इसका ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, वी नॉट साइन थीटा, इसका ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा वी नॉट कॉस थीटा। सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि लाइन ऑफ कोलिजन किधर है। तो जो लाइन ऑफ कोलिजन है वो दोनों बॉडीज के कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो ये जो बॉल है वो यहाँ पे कांटेक्ट में आया होगा, तो ये बॉल इस वेज के साथ यहाँ पर कांटेक्ट में आया होगा, यहाँ पे कांटेक्ट में आया है ना, इन दोनों का कांटेक्ट सरफेस क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा इन दोनों का कांटेक्ट सरफेस। तो लाइन ऑफ कोलिजन इन दोनों के कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर बनेगा, मतलब लाइन ऑफ कोलिजन कुछ इस तरह का होगा जो इन दोनों सरफेस के परपेंडिकुलर हो। ये कितना हो गया, हमारा लाइन ऑफ कोलिजन हो गया, है ना। क्योंकि दोनों सरफेस के परपेंडिकुलर है तो हमारा लाइन ऑफ कोलिजन कुछ इसी तरह का बनेगा। तो ये तो हो गया हमारा कितना, लाइन ऑफ कोलिजन बोलिए या लाइन ऑफ इम्पैक्ट बोलिए, बात बराबर है ना। तो वी नॉट कॉस थीटा हो गया, वी नॉट साइन थीटा हो गया। तो हमारा क्या है, तो हमें क्या है ना। तो ये क्या है, वी नॉट कॉस थीटा हो गया, ये वी नॉट साइन थीटा हो गया। अब कोलिजन के बाद ये बॉल है ना, वेलोसिटी ऑफ शिफ्ट, मतलब कि ये बॉल है ना वी वेलोसिटी के साथ हॉरिजॉन्टली मूव करने लगता है, तो इसका ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हो जाएगा। ये सेपरेट करने लगेगा, कोलिजन के बाद क्या करने लगेगा, सेपरेट करने लगेगा। तो मान लेते हैं कि बी शेप के साथ सेपरेट कर रहा है ना, तो हमें वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन निकालना है, वो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना होगा। तो जाहिर सी बात है इधर हम लोग ई का इस्तेमाल करेंगे। ई बराबर कितना होता है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ये जो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है वो अलोंग द लाइन ऑफ कोलिजन है, और ये जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है वो भी अलोंग द लाइन ऑफ कोलिजन है ना। तो इधर से हम लोग क्या क्रिएट कर पा रहे हैं, ये जो वेलोसिटी ऑफ वी नॉट कॉस थीटा है ना, ये लाइन ऑफ कोलिजन है, वी नॉट कॉस थीटा किसके अलोंग है, लाइन ऑफ कोलिजन के अलोंग है। तो ई बराबर हम लोग कर सकते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जस्ट आफ्टर कोलिजन, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन, ये हम लोग कर सकते हैं, है ना। हमें क्या चाहिए यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन की वैल्यू चाहिए आफ्टर कोलिजन, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें मिलेगी तभी हम लोग ई की वैल्यू निकाल पाएंगे। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन चाहिए, है ना। जाहिर सी बात है यहाँ पे कोलाइड हुआ, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जो हम लोग लेंगे यहाँ पे वी नॉट कॉस थीटा लेंगे, जो कि लाइन ऑफ कोलिजन के अलोंग है ना। ई की वैल्यू हम लोग क्या है ना, बराबर कर देंगे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ये वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन के साथ, है ना, ये इस वेलोसिटी के साथ, मतलब ये वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट सेपरेट होना चाहेगा। देखिए कोलिजन के बाद वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट सेपरेट होना चाहेगा, तो इस वाले कंपोनेंट को क्या कह दिया हम लोग, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कह दिए। अब यही वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हमें चाहिए, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कैसे मिलेगा, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हो जाएगा आफ्टर कोलिजन बराबर हो जाएगा ई इंटू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना है, वी नॉट कॉस थीटा। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना हो गया हमारा, ई इंटू वी नॉट कॉस थीटा। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हमारा लाइन ऑफ कोलिजन के है ना, उसको ई इंटू वी नॉट कॉस थीटा मतलब ई इंटू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच करेंगे तो हमारा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन निकल जाएगा, जो कि लाइन ऑफ कोलिजन पे है ना। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हमारा कहाँ का है, लाइन ऑफ कोलिजन का है। लाइन ऑफ कोलिजन पे हमारा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है, जिसकी वैल्यू कितनी होगी, ई वी नॉट कॉस थीटा। और ये अप्रोच किससे कर रहा था, वी नॉट कॉस थीटा से कर रहा था, लाइन ऑफ कोलिजन के अलॉन्ग था, है ना। तो यहाँ पे जो हमने जब वेलोसिटी ऑफ अप्रोच लिया है वो वी नॉट कॉस थीटा लिया, जो कि लाइन ऑफ कोलिजन के अलॉन्ग है। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन निकल चुका है, अब हमारी ई की वैल्यू भी निकल जाएगी। अब यहाँ पे बताइए थीटा है ना। अब यहाँ पे आप लोग ये बताइए tan थीटा बराबर कितना होता है, आप लोगों को पता होगा tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बट्टा बेस। तो यहाँ पे जो tan थीटा है हमारा और परपेंडिकुलर बट्टा बेस होगा, इतना तो आप लोगों को पता होता है कि ये कितना हो जाएगा,
ये वाला कंपोनेंट परपेंडिकुलर हो जाएगा, वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट परपेंडिकुलर हो जाएगा, है ना। तो ये वाला कंपोनेंट है कितना, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, है ना। अब वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट मैं आप लोग को अच्छे से दिखा रहा था ना, वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट वी नॉट साइन थीटा हो जाएगा। ये बेस हो गया हमारा, है ना। टैन थीटा का मतलब ही क्या होता है, परपेंडिकुलर बटा बेस। ये वाला कंपोनेंट परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये वाला कंपोनेंट बेस हो जाएगा। इतना तो आप लोग को आता होगा, है ना। बेस कितना हो जाएगा, वी नॉट साइन थीटा, वी नॉट साइन थीटा। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हमने कितना निकाला, ई वी नॉट कॉस थीटा, ई इंटू वी नॉट कॉस थीटा, ई वी नॉट कॉस थीटा। ये वी नॉट से वी नॉट मर गया, टैन थीटा बराबर हमारा इवेंचुअली कितना आ गया, ई कॉस थीटा बाई साइन थीटा। कॉस थीटा बाई साइन थीटा कितना होता है, कॉट थीटा। ये कितना होता है, कॉट थीटा। अब हमें ई की वैल्यू निकालनी है, तो ई की वैल्यू को हम लोग इधर ही रखेंगे और कॉट थीटा को उधर ले चलेंगे। तो ई बराबर हो जाएगा टैन थीटा बाई कॉट थीटा। ई बराबर हमारा कितना हो गया, टैन थीटा बाई कॉट थीटा। ये हो गया टैन थीटा बाई कॉट थीटा। कॉट थीटा को कैसे ले सकते हैं हम लोग, 1/tan थीटा करके ले सकते हैं, 1/tan थीटा करके ले सकते हैं। ये टैन थीटा इस वाले टैन थीटा से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये इंटू टैन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, टैन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यही हमारी कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन मतलब ई की वैल्यू कितनी निकल गई, टैन स्क्वायर थीटा। मैं आशा करता हूँ कि ये वाला सवाल आप लोग को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। अब हम लोग अपने लास्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि हमारी इस वाली वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। आफ्टर दैट क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो को एंड कर देंगे। तो अब जो हम लोग जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जा रहे हैं वो इस वाली वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। इस वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा, आप लोग को मजा बहुत आएगा इस वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में। तो चलिए इस वाले क्वेश्चन को हम लोग अटेम्प्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को क्वेश्चन समझा देता हूँ। तो यहाँ पे एक बिगड़ ब्लॉक है जिसका मास m है, और इन दोनों ब्लॉक का भी मास कितना है, m है। इसका भी मास m है, इसका भी मास m है, मतलब तीनों का मास m है। ये जो बड़ा वाला ब्लॉक है वो इनिशियली v नॉट वेलोसिटी के साथ हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा होता है। इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी, v नॉट। और उसी तरफ ये दोनों ब्लॉक रेस्ट पे होते हैं। कहाँ पे होते हैं, रेस्ट पे होते हैं। मतलब इन दोनों की जो इनिशियल वेलोसिटीज हैं वो जीरो है। अब क्योंकि इन दोनों की इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, जाहिर सी बात है ये वी नॉट वेलोसिटी के साथ आ रहा है और ये दोनों रेस्ट पे हैं, जाहिर सी बात है एक समय पे टकराया जाएगा, है ना। मतलब कि कोलिजन हो जाएगा। अब जब कोलिजन हो जाता है तो यहाँ पे क्या लिखा है, जब कोलिजन के बाद बिगड़ ब्लॉक स्टॉप्स आफ्टर कोलिजन, मतलब जो बड़ा वाला जो ब्लॉक है वो कोलिजन के बाद रुक जाता है। मतलब बड़ा वाला ब्लॉक आफ्टर कोलिजन है ना, रेस्ट पे चला जाता है। और आफ्टर कोलिजन क्योंकि ये रेस्ट पे चला जाता है ना, ये रेस्ट पे चला गया आफ्टर कोलिजन, इन दोनों से टकराया, रेस्ट पे गया। अब उसका रिजल्ट क्या निकलता है, ये रेस्ट पे चला गया, तो कोलिजन हुआ, एक रिजल्ट निकला कि ये रेस्ट पे चला गया। दूसरा जो हमारा रिजल्ट निकला वो ये था कि इन दोनों को वेलोसिटीज मिल गई। ये दोनों अब है ना रेस्ट पे नहीं रहे, अब इन दोनों को कुछ वेलोसिटीज मिल गई। इन दोनों की अब कुछ फाइनल वेलोसिटी हो गई। अब जो इन दोनों की जो वेलोसिटी हो गई वो वी वेलोसिटी हो गई। मतलब कोलिजन के बाद ये दोनों वी वेलोसिटी के साथ मूव करने लगे। दोनों की वेलोसिटी सेम है, जाहिर सी बात है दोनों का मास भी सेम था, दोनों का रेडियस भी सेम है। अब दोनों को ये जब टक्कर देगा तो दोनों को सेम वेलोसिटी पहुंचाएगा। और ये बेचारा खुद रुक गया, खुद रेस्ट पे, है ना। तो इन दोनों की वेलोसिटी v है। आफ्टर कोलिजन इसकी वेलोसिटी जीरो है, इसकी वेलोसिटी v है। और बिफोर कोलिजन इसकी वेलोसिटी v नॉट है और इन दोनों की वेलोसिटी जीरो है। तो जाहिर सी बात है इतना हमें समझ में आता है ना। तो हमसे अब क्वेश्चन में क्या कहता है कि हमें इस कोफिशिएंट ऑफ सब्स्टिट्यूशन मतलब ई की वैल्यू निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे लाइन ऑफ कोलिजन ड्रॉ करने के बारे में सोच रहे होंगे। चलिए लाइन ऑफ कोलिजन ड्रॉ कर देते हैं, उसके अलावा वेलोसिटी मतलब कि लाइन ऑफ कोलिजन ड्रॉ कर देते हैं, मोमेंटम कंजर्व कर देते हैं, कोफिशिएंट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल करते हैं। मगर यहाँ पे वो सब करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देना चाह रहा हूँ, यहाँ पे ज़रूर इसका लाइन ऑफ कोलिजन होगा। लाइन ऑफ कोलिजन क्या होता है, जो दोनों बॉडीज के कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर हो, है ना। तो लाइन ऑफ कोलिजन मेरा कुछ इस तरह का होगा, मतलब कुछ इस तरह का मेरा लाइन ऑफ कोलिजन गुजरेगा, है ना। लाइन ऑफ कोलिजन मेरा कुछ इस तरह का होगा। तो ये हो गया मेरा इधर का लाइन ऑफ कोलिजन, है ना। अब ये लाइन ऑफ कोलिजन कितना होगा, ये लाइन ऑफ कोलिजन कुछ इस तरह का होगा, है ना, है ना। ये लाइन ऑफ कोलिजन कुछ इस तरह का होगा। और मैंने यहाँ पे एक और चीज़ बताना भूल गया कि इसका रेडियस कितना आर है, इसका भी रेडियस आर है, और इस बड़े वाले ब्लॉक का रेडियस 2r है ना। तो इन दोनों का मतलब लाइन ऑफ कोलिजन क्या होगा, एक तो लाइन ऑफ कोलिजन ये वाला होगा और एक लाइन ऑफ कोलिजन ये वाला होगा। लाइन ऑफ कोलिजन होता क्या है, जो दोनों बॉडीज के कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर हो। तो दोनों बॉडीज का कॉन्टेक्ट सरफेस ये है, इसका परपेंडिकुलर यही वाला लाइन होगा, है ना। तभी ना लाइन ऑफ कोलिजन ऐसे होगा। अब क्योंकि लाइन ऑफ कोलिजन इसका परपेंडिकुलर होता है तो लाइन ऑफ कोलिजन कुछ इसी तरह का होगा। तो ये हो गया हमारा लाइन ऑफ कोलिजन। अब लाइन ऑफ कोलिजन हमें पता चल गया, मगर इधर कहानी में एक ट्विस्ट है। इधर आप लोग जो मोमेंटम कंजर्व करेंगे, इधर लाइन ऑफ कोलिजन के अलावा मोमेंटम कतई कंजर्व नहीं करेंगे।
अगर आपने लाइन ऑफ कोलिजन के अलॉन्ग मोमेंटम कंजर्व किया तो ये बहुत बड़ी भारी मिस्टेक होगी, क्योंकि इधर इम्पल्स जनरेट हो रहा है। क्या जनरेट हो रहा है? इम्पल्स जनरेट हो रहा है अलॉन्ग द लाइन ऑफ कोलिजन। इम्पल्स जनरेट हो रहा है। क्या जनरेट हो रहा है? इम्पल्स जनरेट हो रहा है। पिछले वाले केसेस में इम्पल्स जनरेट नहीं होता था तो हम मोमेंटम कंजर्व कर देते थे, मतलब कि ये दोनों कांटेक्ट में, तो ये इस पे नॉर्मल लगाएगा, ये इस पे नॉर्मल लगाएगा। और इस बार क्या हुआ कि इस बार इम्पल्स ये लोग जनरेट करने लगे, है ना। ये भी इस पे नॉर्मल लगाएगा, ये भी इस पे क्या लगाएगा? नॉर्मल लगाएगा। अब क्योंकि ये दोनों एक दूसरे पे नॉर्मल रिएक्शन लगा रहे हैं तो यहाँ पे इम्पल्स जनरेट हो गया। अब इम्पल्स जब जनरेट हो गया तो आपको पता है इम्पल्स बराबर होता है चेंज इन मोमेंटम। जब इम्पल्स बराबर चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है, तो जब यहाँ पे मोमेंटम चेंज हो रहा है अलॉन्ग द लाइन ऑफ कोलिजन, जब मोमेंटम चेंज हो रहा है तो हम लाइन ऑफ कोलिजन के अलॉन्ग मोमेंटम को कैसे कंजर्व कर सकते हैं? तो अब हमें यहाँ पे दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। इधर हम लोग लाइन ऑफ कोलिजन के अलॉन्ग मोमेंटम कंजर्व नहीं करेंगे, इधर हम लोग एक जगह मोमेंटम को जरूर कंजर्व कर सकते हैं, वो है एक्स डायरेक्शन में। अलॉन्ग द लाइन ऑफ कोलिजन मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं हो सकता, मोमेंटम कंजर्व नहीं हो सकता, मगर एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व हो सकता है, तो हम लोग एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। तो चलिए वो काम करके हम लोग देखते हैं। तो पी आई बराबर हो जाएगा पी एफ। पी एफ कितना होगा? एक्स डायरेक्शन में हो जाएगा। इनिशियल मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन बराबर फाइनल मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन। इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा? मास इंटू वेलोसिटी, मास m है, वेलोसिटी v नॉट है, प्लस इन दोनों का मोमेंटम कितना है? जीरो है, जीरो प्लस जीरो, क्योंकि इन दोनों की इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी। फाइनल मोमेंटम हो जाएगा मास इंटू वेलोसिटी, इसका फाइनल मोमेंटम जीरो हो जाएगा क्योंकि रेस्ट पे चला गया था। इन दोनों का फाइनल मोमेंटम होगा, इन दोनों का फाइनल मोमेंटम कितना होगा? m इंटू वी कॉस थीटा प्लस एम वी कॉस थीटा। अब आप कहिए कि आपने वेलोसिटी, वहाँ पे फाइनल मोमेंटम तो एम वी होता है, आपने वी कॉस थीटा क्यों लिखा? देखिए ये तो मैं मोमेंटम एक्स डायरेक्शन में कंजर्व कर रहा हूँ, है ना। तो एक्स डायरेक्शन में कंजर्व करना, तो जो वेलोसिटी चाहिए वो मुझे एक्स डायरेक्शन की चाहिए। तो ये जो वेलोसिटी है ये तो अलॉन्ग द लाइन ऑफ कोलिजन की वेलोसिटी है, तो मुझे जो वेलोसिटी चाहिए वो एक्स डायरेक्शन चाहिए। एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी कुछ इस तरह की होगी, ये एंगल लेट से थीटा है। अब ये एंगल थीटा है तो इसका ये एक्स वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा? वी कॉस थीटा हो जाएगा। इसका ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा? वी कॉस थीटा हो जाएगा। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे जो वेलोसिटी चाहिए वो एक्स डायरेक्शन चाहिए, इसलिए मैंने इसका कंपोनेंट किया। इसका कितना है? एम वी कॉस थीटा, प्लस इसका भी एक्स डायरेक्शन में मैंने वेलोसिटी निकाला, इसका भी एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना होता है? वी कॉस थीटा। मुझे नेट वेलोसिटी नहीं चाहिए, मुझे एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी चाहिए। एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी मेरी वी कॉस थीटा है, तो ये एम से सारा एम कट जाएगा। तो वी कॉस थीटा प्लस वी कॉस थीटा कितना हो जाएगा? टू वी कॉस थीटा बराबर वी नॉट के हो जाएगा, है ना। टू वी कॉस थीटा बराबर कितने हो जाएगा? वी नॉट के हो जाएगा। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या देख सकते हैं कि हमें वी नॉट बराबर हमारा क्या निकल गया? टू वी कॉस थीटा। तो यहाँ पे वी नॉट बाई वी हमारा निकल जाएगा टू कॉस थीटा बराबर। इसका हमें काम आएगा वी नॉट बाई वी हमारा टू कॉस थीटा के बराबर निकल जाएगा। हमने वी नॉट बाई वी तो निकाल लिया, है ना। अब हम लोग इधर क्या कर सकते हैं? इधर हम लोग कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन। और ये बात आप लोग नोट करके रखिए, जब भी हम लोग ई की वैल्यू लेते हैं ऑब्लिक कोलिजन में, तो ई की वैल्यू हमेशा हम लोग लाइन ऑफ कोलिजन के अलॉन्ग लेते हैं। तो ई बराबर हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अलॉन्ग द लाइन ऑफ कोलिजन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अलॉन्ग द लाइन ऑफ कोलिजन। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अलॉन्ग द लाइन ऑफ कोलिजन कितना है? वी है। मैंने पहले ही बताया लाइन ऑफ कोलिजन कितना है हमारा, ये हमारा लाइन ऑफ कोलिजन है, और ये वी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा होता है ना। किस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है? वी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा था अलॉन्ग द लाइन ऑफ कोलिजन। तो ये जो हमारा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है, जो सेपरेट कर रहा है, हमें वो कितना लेना है? अलॉन्ग द लाइन ऑफ कोलिजन लेना है। अलॉन्ग द लाइन ऑफ कोलिजन कौन सा वेलोसिटी सेपरेट कर रहा है? वी सेपरेट कर रहा है ना, क्योंकि ई के वैल्यू हमें अलॉन्ग द लाइन ऑफ कोलिजन लेनी पड़ती है। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ फोर्स दोनों लाइन ऑफ कोलिजन के अलॉन्ग लेंगे। तो हो गया वी, और सेपरेट कौन कर रहा था? ये वी सेपरेट कर रहा था, ये तो बेचारा रेस्ट पे था। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन कितना हो जाएगा? वी हो जाएगा। अलॉन्ग द लाइन ऑफ कोलिजन की मैं बात कर रहा हूँ। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना हो जाएगा? ये वी नॉट से जा रहा है, तो क्या वेलोसिटी ऑफ अप्रोच वी नॉट हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें वेलोसिटी ऑफ अप्रोच लाइन ऑफ कोलिजन के अलॉन्ग चाहिए। लाइन ऑफ कोलिजन ये हुआ हमारा, ये तो हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, किसके साथ? वी नॉट के साथ मूव कर रहा है। ये वी नॉट के साथ मूव कर रहा है, ये एंगल मान लीजिए थीटा है ना। ये वी नॉट के साथ मूव कर रहा है, ये एंगल थीटा है। ये तो हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, ये तो लाइन ऑफ कोलिजन के अलॉन्ग नहीं है, तो हमें वेलोसिटी चाहिए लाइन ऑफ कोलिजन के अलॉन्ग। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग लाइन ऑफ कोलिजन के अलॉन्ग वेलोसिटी निकाल देते हैं। तो लाइन ऑफ कोलिजन के अलॉन्ग वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? वी नॉट कॉस थीटा, वी नॉट कॉस थीटा। यह इसी वेलोसिटी के साथ ये अप्रोच कर रहा होगा। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हमने निकाली, कौन किसकी वेलोसिटी निकाली? इसकी वेलोसिटी निकाली, क्योंकि ये अप्रोच कर रहा था। अब इसकी कौन सी वाली वेलोसिटी निकाली? इसकी वी नॉट वाली वेलोसिटी मैंने निकाली, इसके मैंने वी नॉट कॉस थीटा वाली वेलोसिटी निकाली, क्योंकि इस बार जो मुझे वेलोसिटी चाहिए वो वी नॉट कॉस थीटा वाली चाहिए, क्योंकि ये जो वी नॉट कॉस थीटा वो अलॉन्ग द लाइन ऑफ कोलिजन है, और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच मुझे अलॉन्ग द लाइन ऑफ कोलिजन में चाहिए, क्योंकि ई की वैल्यू मुझे अलॉन्ग द लाइन ऑफ कोलिजन में मांगता है, तो ये हो जाएगा वी नॉट।
है ना, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है ना। अब ये दोनों तो रेस्ट पे था, तो वी नॉट माइनस जीरो हो जाएगा। हाँ, वी नॉट माइनस जीरो तो वी नॉट ही होता है ना। ये दोनों रेस्ट पे था तो कितना हो जाएगा, वी नॉट हो जाएगा, ऊपर वाला वी हो जाएगा, है ना। तो ई बराबर हो गया वी नॉट इंटू वी बाई वी नॉट कॉस थीटा, वी बाई वी नॉट कॉस थीटा, है ना। ई बराबर वी बाई वी नॉट कॉस थीटा। यहाँ पे देखिए मैंने वी नॉट बाई वी की वैल्यू निकाल रखी है, वी नॉट बाई वी की वैल्यू निकाल रखी है, मगर मुझे यहाँ पे वी बाई वी नॉट की वैल्यू निकालनी थी, वी बाई वी नॉट की वैल्यू निकालनी थी, क्योंकि यहाँ पे वी बाई वी नॉट दिया हुआ है ना। तो ई की वैल्यू हमारी कितनी होगी, वी बाई वी नॉट इंटू वन बाई कॉस थीटा, मगर इधर मैंने तो वी नॉट बाई वी की वैल्यू निकाली मैंने। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको वी बाई वी नॉट लिख देते हैं। ये तो हमारी कितनी थी, वी नॉट बाई वी की वैल्यू थी, मगर हमें ज़रूरत है वी बाई वी नॉट की वैल्यू, है ना। इसको हम लोग पलट देते हैं। अब इसको पलट रहे हैं, है ना, इसको पलट रहे हैं, वी नॉट बाई वी को पलटा है तो इसको भी पलटना पड़ेगा, ताकि हमारा इक्वेशन बैलेंस रहे, है ना। देखिए वी नॉट बाई वी था, उसको पलटा, वी बाई वी नॉट किया, यहाँ पे टू कॉस थीटा था, उसको भी पलटेंगे, क्योंकि इसको पलटा तो इसको भी पलटेंगे। ये कितना हो जाएगा, वन बाई टू कॉस थीटा। तो वी बाई वी नॉट की वैल्यू कितनी आ गई, वन बाई टू कॉस थीटा। मुझे वी नॉट बाई वी की वैल्यू नहीं निकाली थी, मुझे वन वी बाई वी नॉट की वैल्यू निकाली थी, बट अनफॉर्चुनेटली मुझसे गलती से वी नॉट बाई वी निकल गया था। मगर आप लोग खुद से निकाल सकते हैं, इधर वी को रखेंगे, टू कॉस थीटा को उधर ले चलेंगे, और वी नॉट को इधर ले आएंगे, तो वी बाई वी नॉट कितना आ गया, वन बाई टू कॉस थीटा। यहाँ पे वी बाई वी नॉट है, तो वी बाई वी नॉट की जगह हम लोग वन बाई टू कॉस थीटा रख देंगे, तो यहाँ पे हमारी ई की वैल्यू कितनी होगी, वी बाई वी नॉट इंटू वन बाई कॉस थीटा। यहाँ पे वी बाई वी नॉट की जगह वन बाई टू कॉस थीटा रख देंगे, तो हमें अच्छा होगा, हम लोग रख देते हैं वन बाई टू कॉस थीटा इंटू वन बाई कॉस थीटा। तो ये बराबर कितना आ गया, वन बाई टू कॉस स्क्वायर थीटा। ये बराबर है वन बाई टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमारी ई की वैल्यू फाइनली निकल गई। और आप लोग अभी सोचो कि सोच रहे हैं क्या, अगर हम कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लें, तो हमारी ई की वैल्यू भी हमारी एग्जैक्ट, मतलब कि अभी तो लिखी है, तो लिखनी है वन बाई टू कॉस स्क्वायर थीटा, हमें पता ही है। मगर अच्छा होगा कि अगर हम लोग कॉस थीटा की वैल्यू निकालें, तो हमें और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा, ताकि हमारी ई की वैल्यू न्यूमेरिकल फॉर्म में इजीली आ जाए, है ना। तो चलिए cos थीटा की वैल्यू निकालते हैं, ई की वैल्यू निकालें 1/2 cos थीटा, अब cos थीटा की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे इसी फिगर से मैं सब कुछ कर दूँगा, है ना, इसी फिगर से सब कुछ हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे एक ट्रायंगल फॉर्म है, देखिए ये इसका लाइन ऑफ कोरिजन है, इसका लाइन ऑफ कोरिजन है, इन सब के बीच में एक ट्रायंगल फॉर्म है, और ये राइट एंगल का है। अब ध्यान देखिए, यहाँ पे एक ट्रायंगल फॉर्म है, ये हो गया हमारा हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, है ना, लेट्स सी एंगल्स, ठीक है। अब देखिए परपेंडिकुलर हमारा कितना 8, क्योंकि मैंने नहीं बताया जैसे सर्कल का रेडियस कितना 8 है, सर्कल का रेडियस 8 बच गया, परपेंडिकुलर हमारा 8, बहुत अच्छी बात है। और इसका हाइपोटेनस कितना होगा, इस वाले सर्कल का रेडियस 2r, इस वाले सर्कल का रेडियस 8, जब दोनों मिल गए तो इसको बन गया हाइपोटेनस, हाइपोटेनस बन गया तो कितना हो जाएगा 2r प्लस 8, तो हाइपोटेनस बराबर हो जाएगा 3r। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हाइपोटेनस है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2r, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 8, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का दूरी 8 रेडियस था, 8 डिस्टेंस था, यहाँ से यहाँ तक की दूरी थी 2r, है ना, दोनों को जोड़ दिया तो हमारा हाइपोटेनस निकल गया, वो जल्दी है। तो यहाँ पे हमें sin थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, है ना, मैं करेंगे उल्टा लेके, तो यहाँ पे हमें sin थीटा की वैल्यू आ गई, यहाँ पे हमें sin थीटा की वैल्यू आ गई, परपेंडिकुलर बाय बेस, मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना 8 है, हाइपोटेनस 3r, ये r से r कट जाएगा, कितना हो जाएगा 1/3, तो sin थीटा 1/3, यहाँ पे राइट ट्रायंगल हो जाएगा, है ना। तो परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर कितना है 1 आ रहा है, और बेस और हाइपोटेनस कितना 3 है, तो बेस हमारा कितना है √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, है ना, √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, बेस हमें चाहिए था, तभी हमारा cos थीटा वैल्यू निकलेगा। तो √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस 1 बराबर √8, √8 को ले सकते हैं 4/2, 4 को बाहर से यहाँ कितना आएगा 2√2, ये हमारा गया बेस। cos थीटा कितना होता है, cos थीटा बराबर होता है बेस बाय हाइपोटेनस, बेस बाय हाइपोटेनस, बेस कितना है 2√2, हाइपोटेनस कितना है, हाइपोटेनस कितना है 3 है, 2√2 बेस 3 का है ना, यहाँ पे हमारा cos थीटा आ रहा है ना 2√2/3, तो cos थीटा हमारी कितनी है, की वैल्यू हमारी कितनी थी 1/2 cos स्क्वायर थीटा, चलेगा 1/2 into cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा हमारा कितना 2√2/3, चलो 2√2/3 का स्क्वायर, है ना, तो कितना हो जाएगा 1/2 into 2 का स्क्वायर 4 into √2 का स्क्वायर 2 और 3 का स्क्वायर है ना, कितना हो जाएगा ये 1/16, 2 into 4 into 8 into 2 16/9, तो ये तो आ गया हमें ई की वैल्यू एमसी का हमें कितनी आ गई 9/16, है ना, कितना है 9/16 आ गई हमारी ई की वैल्यू। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, और मैंने आप लोगों को सारा सेंटर ऑफ मास अच्छी तरीके से पढ़ा दिया।
मैंने कोरियन की सारी वीडियोस भी अपलोड कर दी है ना। ये हमारा कोरियन क्लास सीरीज था और साथ ही हमारा सेंटर ऑफ मास सीरीज का भी लास्ट वीडियो था। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको पूरा सीरीज अच्छा लगा होगा। कोरियन का भी सीरीज अच्छा लगा होगा, सेंटर ऑफ मास का सीरीज अच्छा लगा होगा। सेंटर ऑफ मास और कोरियन हमने दोनों ही पूरा अच्छी तरीके से खत्म कर दिया। ये सेंटर ऑफ मास का आखिरी वीडियो था, ताकि आप लोग ये कहेंगे कोरियन का भी आखिरी वीडियो था, है ना। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं आशा करने आपको क्वेश्चन बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड कीप ग्रोइंग।